So today I am going to teach simple harmonic motion. Simple harmonic motion, इसको हम छोटे से SMD बोल देते हैं. Before we start with it, let's understand what is a periodic motion. Periodic motion क्या होता है? A motion which repeats itself after a certain specific time period. एक नियमित अंतराल में वो अपने आप को रिपीट करता रहता हूँ. मैं कुछ एग्जांपल्स भी लूँगा. स्पेसिफिक इंटरवल, सर्टेन स्पेसिफिक इंटरवल, ये फिक्स होना चाहिए. अगर ये फिक्स नहीं तो पीरियोडिक नहीं माना जाएगा. जैसे कि हम कह सकते हैं मोशन ऑफ अर्थ अराउंड सन. दूसरा एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं मोशन ऑफ अ सेकेंड नीडल या मिनट नीडल, मोशन ऑफ अ मिनट नीडल या सेकेंड नीडल या आर नीडल, कोई भी नीडल हो इन अ क्लॉक, क्योंकि वो अपना एक चक्कर एक नियमित सर्टेन स्पेसिफिक टाइम में कंप्लीट कर लेती है. लेकिन इसमें खास बात है पीरियोडिक मोशन में. पीरियोडिक मोशन में शुरुआत और अंत का पता होना जरूरी नहीं होता. जरूरी नहीं है कि आपको इससे सर्कुलर मोशन है, कहां से शुरू हो रहा है पता नहीं है आपको, पर यह पता है कि ये कब अपने आप को एक किसी पॉइंट को फिक्स कर लेंगे, कब रिपीट करेगा, इस पॉइंट पर कितने टाइम के बाद आएगा, ये आपको पता होता है. तो यही बेसिक अंतर हो जाता है हमारे पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक मोशन में, या जो कहिए ऑसिलेटरी मोशन में. आइए हम ऑसिलेटरी मोशन को देखें. वो क्या चीज है ऑसिलेटरी मोशन? इट इज अ टाइप ऑफ पीरियोडिक मोशन in which a particle moves to and fro about a fixed point, और इस फिक्स पॉइंट की बारे में जान क्या होता है. ये फिक्स पॉइंट इस मोशन का मीन पोजीशन कहलाया जाता है. आइए मीन पोजीशन समझते हैं क्या होता है. ये मीन पोजीशन वो पॉइंट होता है जिसमें द पार्टिकल, जिस पॉइंट पर पार्टिकल इज अंडर इक्विलिब्रियम. अब इक्विलिब्रियम क्या चीज है? वो जगह है जहां पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो. उस पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम बोलते हैं. कई बार हम अलग अलग बोलते हैं, फोर्स इक्विलिब्रियम या टॉर्क इक्विलिब्रियम. मैंने ओवरऑल बता दिया है. अब इक्विलिब्रियम कैसे दर्शाया जाता है? जहां पे नेट फोर्स जीरो हो, यानी कि हमको पता है वर्क एनर्जी पावर से एक बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन निकल के आती है, F इज इक्वल्स टू माइनस का du/dr. अब फोर्स जब जीरो होता है तो तीन कंडीशन हो सकती है पोटेंशियल एनर्जी के लिए कि फोर्स जीरो हो सके. या तो यू मैक्स या यू मिनिमम या यू सीधे जीरो ही हो. यहां पर यू जीरो और यू मिनिमम का केस हो सकता है जहां पर हमारा फोर्स इक्विलिब्रियम होगा हमारे ऑसिलेटरी मोशन में. अब पहले हम समझ लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स. मैं डायग्राम बना के दिखाता हूं ऑसिलेटरी मोशन कैसा दिखेगा. कोई पार्टिकल है इस पॉइंट के अबाउट मूव कर रहा है. तो ये भी एक खास बात है कि ऑसिलेटरी मोशन में हमेशा पार्टिकल दो पता हुए पॉइंट्स के बीच में ही अपने मोशन को एग्जीक्यूट करता है. दो फिक्स्ड पॉइंट्स होंगे जिनके बीच में अपने मोशन को एग्जीक्यूट करेगा. ऐसे भी बोल सकते हैं जैसे पहले बोला था अबाउट अ फिक्स पॉइंट, यानी कि इसके दो एक्सट्रीम्स पता होते हैं हमें. ये इसकी मीन पोजीशन कहलाई जाती है.
और ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन कहलाई जाती है। एक्सट्रीम पोजीशन, ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है। और अगर आप इस जगह को पॉजिटिव मानते हैं तो x पॉजिटिव ए से दिखाते हैं, x नेगेटिव ए से दिखाते हैं। ए इज नोन एज एम्पलीट्यूड। हम साबित करेंगे थोड़ी देर में कि यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और यहां पर वेलोसिटी होती है 0, यानी कि यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगी 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी मैक्सिमम। अब पार्टिकल मान लीजिए यहां से शुरू होता है, पार्टिकल कहीं से भी शुरू हो सकता है, यहां से भी और एक्सट्रीम से भी शुरू हो सकता है। सपोज यहां से शुरू हुआ तो एक ऑसिलेशन का क्या मतलब है वो समझते हैं। पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे गया, फिर वापस अपने मीन पर आया, फिर अपने एक्सट्रीम पर गया, फिर वापस अपने मीन पर आया। तो यानी कि स्टार्ट जब करेगा एक्सट्रीम, मीन, एक्सट्रीम और मीन, तब जाके हम मानेंगे कि एक इसने अपना ऑसिलेशन पूरा कर लिया है। और एसआई यूनिट के हिसाब से एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशंस a particle executes is called its frequency। फिर हम इसको इसकी फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोई चीज़ कितनी बार हो रही है एक सेकंड में, एसआई के हिसाब से, सिस्टम इंटरनेशनल के हिसाब से एक सेकंड लिया गया है और उस लिहाज से इसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसकी यूनिट हर्ट्ज है बाय द ग्रेट साइंटिस्ट, आफ्टर द ग्रेट साइंटिस्ट, हर्ट्ज। तो ये तो हमने समझ लिया फ्रीक्वेंसी क्या होती है। और टाइम निकालना हो तो हम 9th में पढ़ चुके हैं कि टाइम इज 1/फ्रीक्वेंसी सेकेंड्स में। सो ये बेसिक टर्मिनोलॉजी बता दी मैंने। मीन पोजीशन, एम्पलीट्यूड एंड दिस। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड हाउ टू राइट द इक्वेशन ऑफ अ पार्टिकल अंडरगोइंग एफएचएम। जैसे कि हमने बहुत सी इक्वेशंस पढ़ी हैं, कोई लीनियर मोशन कर रहा हो तो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम, अगर एक्सेलरेशन न कर रहा हो लीनियर में तो हम कहते हैं ut + ½ at स्क्वायर प्लस माइनस, और अगर कोई प्रोजेक्टाइल कर रहा हो तो y = x tan थीटा - gx² / 2u² cos² थीटा। अगर वो सर्कुलर मोशन कर रहा होता है तो ट्रैजेक्टरी इक्वेशन होती है x + y² = r² कंसिडरिंग एज अ यूनिट सर्कल। तो हर एक पार्ट की एक सर्टेन इक्वेशन मैथमेटिक्स में है। हम चाहते हैं हमारा पार्टिकल जो एग्जीक्यूट कर रहा है सिंपल हार्मोनिक मोशन, वो भी किसी इक्वेशन से गवर्न हो सके। तो नोटिस ये किया जा रहा है कि आफ्टर ऑल पार्टिकल कर क्या रहा है, पार्टिकल बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है नियमित अंतराल में और एक फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करता है। अगर आप धूप में जाएं और अपने हाथ को धूप में घुमाएं तो आप नीचे देखेंगे परछाई में कि आप भले गोल गोल हाथ घुमा रहे हैं लेकिन आपकी परछाई एक लीनियर मोशन ज़मीन पे कर रही है। वो 2D मोशन एक्चुअली लीनियर मोशन में चेंज हो जाता है। उसी का आइडिया लेकर नोटिस किया गया कि अगर एक सर्कल ले लिया जाए एक गिवन रेडियस का, और सपोज ये सर्कल एक एरो से बन रहा है, एरो घूम रहा है, तो अगर मैं इस एरो के एक्स वाई कोऑर्डिनेट लूँ, सपोज एक्स एंड वाई, और इस सर्कल को मैं एक पर्टिकुलर सिंगल फ्रीक्वेंसी से, ऐसा नहीं चेंजिंग फ्रीक्वेंसी से, एक कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से घुमाऊँ, तो मैं अगर इस सर्कल के वाई कोऑर्डिनेट्स को समय के साथ प्लॉट करूँ तो मुझे कुछ मिलेगा। लेट मी सी, सपोज मैं कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा हूँ, अब मैं आपकी सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट पर मेरा ध्यान है, केवल वाई कोऑर्डिनेट पर। तो हम इसके y कोऑर्डिनेट को प्लॉट करते हैं। सपोज पार्टिकल यहाँ पहुँच गया तो आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट को देखिए, यहाँ आया, यहाँ पहुँचा तो पार्टिकल यहाँ आया, यहाँ पहुँचे तो पार्टिकल यहाँ, एंड सो ऑन। ऐसे पार्टिकल की हम y कोऑर्डिनेट्स पे केवल ध्यान केंद्रित करें अगर, और ऑब्वियसली अगर जब एक एरो यहाँ पहुँचेगा तो इट विल रिट्रेस ऑल द पॉइंट्स, क्योंकि आफ्टर ऑल सर्कल है और सेम एंगुलर फ्रीक्वेंसी से मूव कर रहा है तो इट विल रिट्रेस द पॉइंट एट द सेम टाइम इंटरवल्स, और ये पूरा सर्कल मूव कर जाएगा। इस एरो के मोशन को अगर हल्के से इग्नोर किया जाए
और केवल इसके वाई कोऑर्डिनेट्स पे ध्यान दिया जाए तो आप देख सकते हैं कि पार्टिकल ऊपर जाता है, नीचे आता है, फिर नीचे जाता है और फिर ऊपर आता है। तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल वैसा मोशन कर रहा हो, ये इसकी मीन पोजीशन है कि नहीं। तो अगर हम सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट्स को प्लॉट करते हैं तो देखिए हमें क्या प्राप्त होता है। समय के साथ, समय भी तो बढ़ रहा है आगे एंड सो ऑन, और हम इसको प्लॉट करते चले जाएं तो वी विल सी दैट वी आर गेटिंग अ कर्व विच इज एक्चुअली रिजेंबलिंग साइन थीटा फंक्शन। और यहाँ से हमें पता चलता है कि अगर किसी पार्टिकल को साइन थीटा फंक्शन से डिफाइन किया जाए तो वो ए सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए बेस्ट सूटेबल है। तो हम अगर लिखें कि y इक्वल्स टू साइन थीटा, और हम जानते हैं कि थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी, तो हमें रियलाइज होता है कि यहाँ तो यार मीटर में है और यहाँ तो कोई यूनिट ही नहीं है, तो हम साथ में इसके एक ए लगा लेते हैं एम्पलीट्यूड, और वो एम्पलीट्यूड है रेडियस का साइज। ठीक है ना। हो सकता है कि पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट ही ना हो, तो अभी तो हमने एक इक्वेशन लिख दी, इक्वेशन इसकी डिस्प्लेसमेंट की। ज़रूरी नहीं है पार्टिकल हमेशा ऐसी जगह से स्टार्ट हो जहाँ वाई कोऑर्डिनेट जीरो, ज़रूरी नहीं है। हो सकता है पार्टिकल किसी अल्फा एंगल पर रेस्ट पर हो और उसके बाद मोशन करे, तो उसके बाद हम उसकी टाइम की काउंटिंग शुरू करें, तब हमारा पार्टिकल कैसा मोशन करेगा। तो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल, है ना। तो अब यहाँ पे तो पहले से उसके वाई कोऑर्डिनेट है और फिर बात वही रहेगी। तो इसको बोलते हैं कि इसके पास पहले से एक इनिशियल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पहले से है, और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम फिजिक्स में कहते हैं फेज। इसी को फेज बोला जाता है। ये है हमारा फेज। तो इसको कई बार बोलते हैं इनिशियल फेज। और अगर आप अब इसकी वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू को नोटिस करें तो ये तो इसका रेडियस था जिसको हमने बोला था मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए, तो सामने वाली साइड क्या हो जाएगी ए साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, क्योंकि ये पूरा एंगल कितना है, सॉरी अल्फा। और यही वो फेज है जो यहाँ दिखाया जा रहा है। ध्यान रखें जब भी आप ग्राफ को और पीछे बनाओगे वो उतना आगे होगा फेज में, और जितना आगे बनाओगे वो उतना पीछे होगा फेज में। तो ये हमारे पास एक पूरी इक्वेशन बन के आ जाती है फाइनली, ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, एंड दैट इज द गवर्निंग इक्वेशन फॉर अ पार्टिकल टू बी इन एसएचएम। हम ये भी देख सकते हैं कि अगर एक्स एक्सिस पे चाहें तो एक्स एक्सिस पे अगर पॉइंट को हम प्लॉट करें तो हमें कॉस थीटा फंक्शन मिलता है। यानी कि ज़रूरी नहीं है सिर्फ साइन से डिफाइन हो, कॉस से भी हम एक फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। पर ध्यान रखें कि अगर यहाँ पे कोई और फेज ले लीजिए, क्योंकि कुछ और फेज है यहाँ पर कुछ और फेज है और यहाँ पे कुछ और फेज है। एनीवेज तो अगर हम नोटिस करें कि जैसे जैसे जितने इतने मोशन हमने लिखे थे, आप हमारे पास एक एसएचएम की इक्वेशन भी आ गई है, उसकी मदद से हम पार्टिकल की बाकी चीजें भी फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि वेलोसिटी बाय सिंपली डिफरेंशिएटिंग द डिस्प्लेसमेंट फंक्शन डी बाई डी टी ऑफ ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो भाई ए तो कांस्टेंट है और ये ओमेगा बाहर आ जाएगा, ये ओमेगा it will become cos omega t plus alpha. This is the equation of particle. Now we can also write like this, a omega 1 minus sin square omega t plus alpha, and अगर हम a अंदर ले जाएं तो ये हो जाएगा a square minus a square sin square omega t plus alpha. ठीक है, so we have omega a square minus y square. This is the equation of the velocity of particle in displacement form, and this is the equation of velocity of particle in the time form. तो ये एक तरह से लिख सकते हैं v suffix t और लिख सकते हैं v suffix y। अगर हमें किसी जगह पर उसकी वेलोसिटी निकालनी है तो हम ये यूज कर सकते हैं, और किसी समय पर निकालनी है तो ये यूज कर सकते हैं। अब साथ साथ हम इसका एक्सेलरेशन भी निकाल लेते हैं, और तब हमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात समझ में आएगी जो डिफाइन करेगा कि एक्चुअली में एक सिंपल हार्मोनिक मोशन होता कैसा है। वेलोसिटी का फंक्शन क्या निकल के आया भाई, ओमेगा ए कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा। और ध्यान रखिए y क्या था,
ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। सो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल क्या हुआ, ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और एक हम माइनस ले लेते हैं क्योंकि कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा होता है फंक्शन। आप नोटिस करें तो ये क्या लिखा हुआ है, ये y लिखा है। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर। क्या चीज़ है इंपॉर्टेंट भाई, हमने आपसे पहले ही बोला था फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बन के आ जाती है। तो इसका मतलब लिख सकते हैं एक्सीलरेशन ऑफ पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू y एंड नॉट जस्ट दैट, इट इज ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। और यही सबसे इंपॉर्टेंट और पहली और आखिरी शर्त होती है एक पार्टिकल को के मोशन को एसएचएम कहने की, ये कि इट शुड बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। यही पहली और आखिरी शर्त होती है। और अगर हम इसको खोल के लिखें डी स्क्वायर एक्स बाई डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, क्योंकि हमको पता है डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्सेलरेशन होता है, प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई, इसको हम बोलते हैं जनरल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ एसएचएम। यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास। अब हम ये तो जानते ही हैं कि फ्रीक्वेंसी जो होता है वो 2 पाई से गुणा कर दें तो वो ओमेगा बन जाता है, और ये भी जानते हैं कि टाइम पीरियड क्या होता है 1/f, है ना। तो अगर हम देखें यहाँ पे 1/f क्या होता है 2 पाई बाई ओमेगा, सो वी हैव गॉट 2 पाई बाई ओमेगा। सो what one thing very important has come here, that if we are somehow able to derive this equation for any kind of motion which is SHM, we can find the frequency as well as we can find the time period by 2 pi by omega। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बातें लिख लेते हैं कि the square of, अगर ये इक्वेशन फाइंड कर लेते हैं, the square of the coefficient of y is the angular frequency ऑफ SHM। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात सामने आती है, और हम आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर दे रहे हैं कैसे आप एक किसी मोशन का टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए देखिए टाइम पीरियड ऑफ एन SHM। सबसे पहले एग्जाम्पल ग्रुप पे लेते हैं। सपोज हमारे पास एक पेंडुलम है। सबसे पहले तो पहला स्टेप होता है ड्रॉ द इक्विलिब्रियम पोजीशन एंड बैलेंस द फोर्सेस। तो हमने ड्रॉ कर लिया, ये टेंशन T और ये mg। स्टेप नंबर 2, डिस्प्लेस the body from its equilibrium position and then identify the restoring force क्या है, वही जो सिस्टम का फोर्स है जो वापस इसको मीन पोजीशन पर लेने की कोशिश कर रहा है, रिस्टोरिंग फोर्स। तो हमने क्या किया, अब इसे डिस्प्लेस किया। अब डिस्प्लेस करते ही हमने कुछ फोर्सेस मार्क करने चाहे जो भी इसमें लग रहे हैं। एक है mg, इस mg के दो कंपोनेंट अगर थीटा एंगल पे किया तो क्या है, वो mg cos थीटा है, क्योंकि ये देखिए ऑल्टरनेट एंगल्स, और ये है mg sin थीटा। तो ग्रेविटी का g sin थीटा कंपोनेंट इस बॉडी पर फोर्स लगाता है, और वही फोर्स इसे देखो वापस लेकर जा रहा है अपनी पोजीशन पे। और एक बात ध्यान रखिएगा, SHM ये नहीं है, SHM इसकी परछाई है, ऐसे 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 ऐसे, ये होता है SHM, ये नहीं है SHM। लेकिन क्योंकि हम एंगल इतना छोटा लेते हैं कि हम ये कर्व पाथ और ये लीनियर पाथ को हम सेम मान लेते हैं। आइडेंटिफाई द रिस्टोरिंग फोर्स, वी हैव गॉट द रिस्टोरिंग फोर्स व्हिच इज mg sin थीटा। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड स्टेप आता है, दैट इज राइट द एक्सेलरेशन बाय कैसी इक्वेशन, ए रिस्टोरिंग एक्सेलरेशन होगा वापस जाने वाला, दैट इज माइनस का FR बाय m। सो वॉट एवर आपने FR फॉर्म रिस्टोरिंग फोर्स फाइंड किया है उसको डिवाइड बाय मास कर देंगे तो हमारा एक्सेलरेशन आ जाएगा। अक्सर शायद बोर्ड पे दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता हूं मैं। अक्सर क्या होता है कि हम इस
सिंपल हार्मोनिक मोशन में एंगुलर एम्पलीट्यूड या लीनियर एम्पलीट्यूड हमेशा बहुत छोटा लेते हैं, तो उस लिहाज से साइन थीटा जो होता है वो ऑलमोस्ट थीटा होता है और इसकी लिमिट होती है लेस देन π/6 रेडियन तक, तब तक आप ले सकते हैं। तो ऐसे में हमारा एफ आर आ जाएगा mg थीटा, ठीक है। एंड वी हैव एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू माइनस का mg थीटा बाय m। हाँ, नोटिस करिए हमने पहले ही बोला आपसे कि एंगल बहुत छोटा है, तो हम इसलिए वजह से साइन थीटा को थीटा लिख लिए हैं और ये भी जानते हैं कि एंगल इक्वल्स टू आर्क, लेट मी कॉल इट x अपॉन रेडियस इज लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग l। So we can write माइनस का mg by m into x by l। तो ये कैंसिल हो गया, वी हैव गॉट माइनस का gx by l। ये आ गया थर्ड स्टेप। एंड द फोर्थ स्टेप इज, और फोर्थ स्टेप जो होता है वो होता है एक्सेलरेशन को भी हमने गवर्निंग जो जनरल इक्वेशन थी उससे रिप्लेस करना है, माइनस gx by l, x और ये कैंसिल, ओमेगा आ गया g by l का स्क्वायर रूट, और टाइम पीरियड क्या आ गया 2π/L ओवर g, जो कि 2π/ओमेगा था तो रिवर्स करके लिख दिया। तो ये फोर्थ स्टेप प्रोसीजर है जिससे हम पता लगा लेते हैं कि टाइम पीरियड क्या है। आइए एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, हमने एग्जाम्पल पहले से लिया है समझाने के लिए, एक और बेहतर एग्जाम्पल लेके समझाते हैं कि टाइम पीरियड कैसे निकलता है। सपोज मेरे पास एक यूट्यूब है और इसमें एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और ऑब्वियसली बाय पास्कल्स प्रिंसिपल नॉर्मल कंडीशन में ये सेम लेवल पर ही रहेगा, ठीक है। डजंट मैटर कि इसकी थिकनेस क्या है, इसकी थिकनेस क्या है, हाउएवर आई इंटेंड टू मेक ऑफ द सेम थिकनेस। ना सपोज आपने यहाँ से एक फोर्स लगाया जिसकी वजह से नेक्स्ट फिगर क्या बनता है, देखिए ये थोड़ा नीचे चला जाता है अपनी जगह से, और ये इसकी मीन पोजीशन थी। तो हमने देखिए स्टेप 1 क्या किया, ये था हमारा स्टेप 1 एक्चुअली में। स्टेप 1 था जब इक्विलिब्रियम पोजीशन थी। स्टेप 2 आया जहाँ हमने इसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से पानी को थोड़ा डिस्प्लेस किया, है ना। पानी इस पोजीशन से थोड़ा ऊपर जाएगा ना, पानी कंप्रेस तो हो नहीं जाएगा, तो पानी का एक तरह से अपनी जगह से हिलना तो y हुआ, लेकिन ओवरऑल क्या हुआ 2y। तो हमने स्टेप 2 कर लिया। अब हमारा स्टेप 3 है आइडेंटिफाई द रिस्टोरिंग फोर्स। ये जो एक्स्ट्रा पानी भर गया है यही तो फोर्स लगा रहा है, तो ये जो नीचे फोर्स लगा रहा है यही हमारा रिस्टोरिंग फोर्स है, ठीक है। हमें 3 स्टेप मिल गए हैं, और अब हमें मतलब तीसरा स्टेप की शुरुआत मिल गई कि हम एक्सेलरेशन लिख पाएंगे बाय एफ आर ओवर एम। सो लेट मी राइट द फॉर्मूला। ये डायग्राम मिटा देता हूँ मैं, वो बने रहने देता हूँ। सो वहाँ रिस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, कोई भी फोर्स लिखा जाता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अभी ग्रेविटी लग रही है, मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ग्रेविटी। डेंसिटी, द वॉल्यूम ऑफ दिस पोर्शन इज, if this is the area of cross section, this is the length 2y into g, and that is the restoring force। और हमें क्या करना है, एक्सेलरेशन इज द स्टेप नंबर 3, that is restoring force divided by m। so this is rho a into 2y into g। ये मास क्या है, ये टोटल सिस्टम का मास है, और ये होता है मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ द एंटायर लिक्विड। एंटायर लिक्विड कैसे, जैसे कि यहाँ तक भरा हुआ था ना, तो अगर हमने मान लिया कि लेंथ L तक भरा है तो पानी इस पोर्शन में भी है और यहाँ पे भी है ना। तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम क्या होगा, एरिया इंटू ये लेंथ और ये लेंथ दोनों काउंट होंगी क्योंकि पानी दोनों जगह है। तो 2 से 2 कैंसिल, A से A कैंसिल, रो से रो कैंसिल, और हमारा एक्सेलरेशन आ गया, माइनस लगाना था, माइनस GY/L। और अब हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं ओमेगा स्क्वायर y से, माइनस का GY/L, माइनस माइनस कैंसिल, एंड वी गॉट ओमेगा इज रूट G/L एंड टाइम पीरियड इज 2πL over G। दैट इज हाउ वी फाइंड आउट द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। दैट्स इट।